राम प्रसाद जी अपने पुराने कीपैड फोन पर प्रतापगढ़ वाले फूफा जी से बतिया रहे थे। अरे फूफा जी, राधे राधे। हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, हम कह रहे थे वहाँ प्रतापगढ़ की भयंकर गर्मी में काहे जल रहे हैं। अरे सीधे दिल्ली चले आइए, यहाँ पास वाले बड़े अस्पताल में आपको दिखा देंगे। वहाँ गांव देहात में भला कौन इतने अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। आपकी तबीयत भी कुछ दिनों से नासाज चल रही है, तो यहाँ आना ही ठीक रहेगा। अरे राम प्रसाद, बात तो तुम्हारी बिल्कुल पते की है, पर सुनो तो, अभी दिल्ली में जितनी भयंकर धूप और लू चल रही है ना, सुना है वहां सड़क पर पापड़ रख दो तो सिक जाता है। थोड़ा मौसम मेहरबान हो जाए तो एक आध बूंद बारिश गिर जाए और हवा में थोड़ी ठंडक आ जाए तो हम और तुम्हारी बुआ तुरंत पहली ट्रेन पकड़ कर आ जाएंगे। दिल्ली आकर ये कायदे से इलाज कराएंगे। हाँ फूफा जी, ये सही सोचा आपने। मौसम जरा पलटे तो झोला उठाइए और सीधे यहाँ चले आइए। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर राम प्रसाद जी ने फोन काट कर सोफे के कोने में रख दिया। तभी पास के कमरे से गुस्से में गायत्री देवी कमरे में आती है। अरे ओ जी, किससे बतिया रहे थे इतने देर से? जब देखो तब फोन पर चौंच लड़ाते रहते हैं। अरे भाग्यवान, बताता हूँ, तनिक तो सब्र रखा करो। फूफा जी का फोन था प्रतापगढ़ से। बेचारे की तबीयत ढीली रहती है। हमने बोल दिया जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो दिल्ली आ जाओ, यहाँ किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देंगे। चलो, कुछ तो अच्छा किया आपने। आखिर रिश्तेदार किस दिन काम आएंगे। लेकिन जरा ये तो सोचिए, वो आएंगे तो खाएंगे क्या? आपकी लाडली बहू के हाथ की वो उबली हुई लौकी और पानी जैसी तो रही। राम राम राम। मरीज तो बिना बीमारी के ही उसका खाना खाकर निपट जाएगा। दोनों बहू की बुराई शुरू किए ही थे कि तभी दरवाजे का पर्दा हटाकर वैभव अंदर आता है। उसके हाथ में स्टील की खाली प्लेट थी और चेहरा पर ऐसा गुस्सा जैसे उसने खाना नहीं नीम का रस पी लिया हो। मम्मी, तुम ना बिल्कुल सच कह रही हो। मैं तो तंग आ गया हूँ इस घर के खाने से यार। भाभी रोज रोज वही पानी जैसी पतली दाल, उबले चावल और सूखी सूखी भिंडी बनाकर रख देती है। ऐसा लगता है हम अपने घर में नहीं है, किसी सरकारी अस्पताल के वार्ड में रह रहे हैं। कुछ ढंग का स्वादिष्ट खाना बनता ही नहीं इस घर में। देखा जी, मेरा लाडला बेटा भूखा मर रहा है। ठहरो, अभी बुलाती हूँ उस महारानी को। अरे ओ रानी, जरा बाहर आओ तो। महारानी जी। रसोई से अपने सूती पल्लू से माथे का पसीना पोंछती हुई रानी बाहर आती है। उसके हाथ में बेलन है और चेहरे पर थकान साफ झलक रही है। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? मैं तो रसोई में शाम की सब्जी काट रही थी, जब देखो तब चिल्लाया करती हैं। सब्जी? कौन सी सब्जी? फिर वही कद्दू या लौकी? अरे बहू, जरा तो तरस खाओ इस घर पर। ये वैभव कह रहा है कुछ अच्छा बनाओ। आज शाम को मस्त मलाई कोफ्ता, शाही पनीर और गरम गरम बटर नान बनने चाहिए, और साथ में थोड़ा गाढ़ा रायता भी। हाँ भाभी, और सुनो, वो जो तेल में तले कुरकुरा भरवा बैंगन होते ना, वो भी लिस्ट में जोड़ लो। रोज रोज ये घास फूस खाकर मेरा तो हीमोग्लोबिन ही गिर गया है। मम्मी जी, इस 45 डिग्री की भयंकर गर्मी में रसोई में कदम रखो ना तो लगता है सीधे भट्टी में कूद गया। ऊपर से इतना भारी मसालेदार और तेल वाला खाना, सबका पेट खराब हो जाएगा। अरे बहाने तो मत बनाओ रानी, गर्मी तो पूरे शहर में पड़ रही है। क्या लोग खाना पीना छोड़ दे? तुम बस काम से बचने के बहाने तलाशती रहती हो। जब देखो तब आलस चढ़ी रहती है। हे भगवान, ये सास और देवर की जोड़ी मुझे रसोई में ही भून कर खा जाएगी। हाँ भाभी, धोखा मत देना, कल तो ढंग का खाना बनाना ही होगा। ठीक है देवर जी, पर कल तो आने दो। अगले दिन दोपहर का समय था। जब रानी रसोई में बर्तन समेट रही थी तभी वैभव चुपके से अंदर झांकता है। भाभी, कल रात तो आपने बात टाल दी थी, आज क्या बन रहा है? मलाई कोफ्ता बन गया क्या? अरे वैभव, क्या बताऊं, आज तो सिलेंडर की गैस ही खत्म होने वाली थी। धीमी आंच पर बड़ी मुश्किल से मूंग की दाल पकाई है। अब अगर पनीर फ्राई करने बैठती ना तो गैस बीच में ही गोल हो जाती और फिर कच्चा पनीर चबाना पड़ता तुम सबको। हद है भाभी, रोज आपका कोई ना कोई नया बहाना तैयार रहता है। कभी गैस खत्म, कभी सब्जी मंडी में टमाटर महंगे थे, तो कभी आपकी कलाई में मोच आ जाती है। तो मैं क्या करूं? ये देखो, सिलेंडर चेक कर लो खुद ही, कहाँ है गैस? वैभव ने सिलेंडर चेक किया, उसमें सच में गैस नहीं थी। बेचारा मुंह बनाते हुए वहां से चल। 2 दिन बाद दोपहर का समय था। पूरा परिवार हॉल में बैठा था। सब गर्मी से बेहाल थे। अरे बहू, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो पिला दे। और हाँ, आज तो कम से कम कुछ बढ़िया बना देती। रोज रोज वही फीका खाना खाकर जी उब गया। तुम तो बस बात को टाल देती हो। पापा जी, मैं आपकी बात टालती नहीं हूँ, पर आप भी ठंडे दिमाग से सोचिए। इतनी भयंकर गर्मी में अगर मसालेदार और तला भुना खाएंगे तो पेट में आग नहीं लगेगी क्या? अरे पापा, आप भी किससे उम्मीद लगा रहे हो? भाभी, जिनसे रोटी तक गोल नहीं बनती वो बातें गोल गोल घुमाने में नंबर 1 है।
भाभी को बस बहाने बनाने आते हैं, खिलाना पिलाना इनके बस का नहीं है। सही कहा वैभव। अरे हमारे जमाने में तो हम 50 लोगों का खाना अकेले बना देते थे, वो भी चूल्हे पर आज की बहू 2 रोटी सेकने में नानी याद आ जाती है। ऐसी बहू मिली है कि पूरे घर पर डाइटिंग करा रही है। बेचारा गौरव तो कुछ बोलता नहीं, पूरे दिन को ऑफिस चला जाता है, उसको भी ये रूखी सूखी दे देती है। गौरव, जो अब तक चुपचाप कोने में बैठकर अपने ऑफिस की फाइलें देख रहा था, वो भी बीच में बोल पड़ता है। अरे रानी, थोड़ा सा तो एडजस्ट कर लिया करो यार। मम्मी और वैभव इतना बोल रहे तो बना दो ना थोड़ा चटपटा। रोज रोज वही दाल सब्जी खाकर कोई भी परेशान हो जाएगा। 1 घंटे का भी काम नहीं है। मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कहता, बेवजह के आलस क्या करती हो। सबकी ताने सुनकर रानी के सब्र का बांध टूट जाता है। वो हाथ में पकड़ा बेलन टेबल पर जोर से पटकती है। बस, बहुत सुन लिया मैंने। रोटी गोल नहीं बनती ना मुझसे, और बातें गोल गोल घुमाती हूँ ना। ठीक है, आज सब कान खोलकर सुन लीजिए। जिस दिन इस दिल्ली के आसमान से बारिश की पहली बूंद गिरेगी ना, उस दिन से इस घर में हरी सब्जी और उबली दाल का नामो निशान मिट जाएगा। 3 वक्त की बारिश में 2 वक्त क्या, 3 वक्त ऐसा खाना खिलाऊंगी कि तुम सब याद रखोगे। छोले भटूरे, छोले कुलचे, मलाई कोफ्ता, कढ़ाई पनीर, ब्रेड पकौड़े, समोसे, टिक्की, सुबह दोपहर शाम, सिर्फ और सिर्फ तेल मैदा मसाले। अगर इस घर में दाल का एक दाना भी पक जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। अरे वाह, बड़ी आई कसम खाने वाली। तू बनाएगी, वो भी इतना सब। अरे पहले बारिश तो होने दे महारानी, फिर देखेंगे तेरा तड़का। भाभी अब मुंह कर मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी धोखा दे जाओ। रानी को वैभव की बात पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में वहां से चली जाती है। 1 हफ्ते के बाद अचानक आसमान में काले कहाड़ बादल छा जाते हैं। ठंडी हवा चलने लगती है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। कुदरत ने भी रानी की बहुत कसम सुन ली थी। आसमान ऐसा बरसा कि पूरी दिल्ली जलथल हो गई। और ठीक उसी समय प्रतापगढ़ से फूफा जी और बुआ जी भी आ जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। गौरव दरवाजा खोलता है। बाहर फूफा जी और बुआ जी भीगे हुए थे, हाथ में कपड़े के बड़े बड़े झोले लिए खड़े थे। अरे फूफा जी बुआ जी, आइए, आप तो बिल्कुल सही समय पर आए। बाहर तो बहुत मस्त बारिश हो रही है। अरे राम प्रसाद, क्या बताए, ट्रेन में सफर के दौरान ही हमारी तबीयत ढीली हो गई। पेट में इतनी ऐंठन और मरोड़ हो रही है कि चलना दुश्वार है। हाँ, आप यहाँ अच्छे डॉक्टर को दिखला देना बस, ताकि इनका भी बुढ़ापा कट जाए। अरे जी, हम सब करवा देंगे। आप अंदर तो आप भीग गए हो, डॉक्टर को दिखवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ हर बीमारी के डॉक्टर है, सिवा बहू के आलस की बीमारी के। क्या बहू को ये बीमारी कब से लग गई? अरे जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तो यूं ही कह रही हूँ। आप आराम से बैठिए, हमारी बहू अभी। अरे रानी, पता नहीं कहाँ रहती है ये महारानी। रानी, बहरी हो गई हो क्या? ना मम्मी जी, सुन रही हूँ। बुआ जी फूफा जी आए, जरा चाय नाश्ता तो लेकर आओ, और फिर खाने की भी तैयारी कर लो। जी मम्मी जी, अभी लाई। तो भी रानी ने गर्मा गर्म पकौड़े, समोसा, चटनी और नूडल्स बनाए। साथ में कड़क चाय ले जाकर सबके सामने रख दिया। नाश्ता देखकर बुआ जी और फूफा जी का तो दिल बैठ गया। वहीं बाकी घर वाले भूखड़ों की तरह नाश्ते पर टूट पड़े। एक तो ये ऐसे ही बीमार है, ऊपर से इसने इतना तला भुना नाश्ता दे दिया। सब इतने चाव से खा रहे हैं। अब दूसरे का घर है, कुछ कहूँ वो भी अच्छा नहीं लगता। बुआ जी फूफा जी बेमन से नाश्ता करते हैं और पेट पकड़कर बेड पर पसर गए। तभी किचन में सास गायत्री पहुंची। अरे बहू, मैं क्या कर रही थी, फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो खाने में जरा हल्का। अरे मम्मी जी, आप भी क्या बात कर रही हैं? आज तो बारिश हुई है, और मेरी कसम तो आप सबको याद होगी ही। आज से इस घर में सादा खाना पूरी तरह बंद। नो दाल, न तोरई, न खिचड़ी। वाह भाभी, जिंदाबाद। कसम याद रखी भाभी ने, आज तो मजा आ जाएगा। अरे बहू सुन तो। रानी ने किसी की एक ना सुनी और डाइनिंग टेबल पर बैठते ही रानी बड़ी बड़ी कढ़ाइयों से गर्मा गर्म तेल से लथपथ छोले और फूले हुए भटूरे लाकर सबको परोसने लगी। लीजिए फूफा जी, दिल्ली के स्पेशल मसालेदार छोले भटूरे, साथ में तली हुई हरी मिर्च और आम का अचार। अरे बहू, ये क्या है? अरे फूफा जी, आप इतने दिन बाद दिल्ली आए हैं और छोले भटूरे ना खाए? ओह, ये तो दिल्ली का अपमान होगा। और वैसे भी मेरे देवर जी कहते हैं कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती, इसलिए बनाया है आज तो सबको पेट भरकर ठूस ठूस कर खाना पड़ेगा। हाँ। अरे फूफा जी, खाइए खाइए, मामी ने कसम खाई है, अब तो रोज ऐश ही ऐश है। बेचारे फूफा जी कुछ ना बोल पाए और बेमन से छोला भटूरा खाने लगे। अब फूफा जी को उम्मीद थी कि बहू रात के खाने में तो जरूर कुछ हल्का बनाएगी,
पर रानी जी तो अपनी कसम पर अड़िग थी। आ जाइए सब लोग, बटर नान, मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, सब लोग अच्छे से खाइएगा, और साथ में गर्मा गर्म समोसे और कचौरी भी है। वाह भाभी, क्या बात है। 2 दिन से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी शादी के बुफे में रह रहा है। रानी, थोड़ा भारी नहीं हो रहा खाना? अरे पतिदेव, आपके छोटे भाई और आपकी मम्मी को तो यही पसंद है ना, और वैसे भी बाहर खूब बारिश हो रही है। अब ऐसी बारिश में तला नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? 2 दिन तक खाने नाश्ते में यही सब बनता रहा। अब तीसरे दिन की सुबह घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। हर तरफ सन्नाटा था, बस टॉयलेट का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाजें आ रही थी। 2 दिन का तगड़ा तेल और मैदा जब सबकी आंतों में पहुंचा तो पेट के अंदर तबाही मच गई। अब घर का माहौल ऐसा था कि कौन पहले टॉयलेट जाएगा, इस पर होड़ लगी हुई थी। अरे बाप रे, ओ मम्मी मर गया। पेट में तो जैसे कोई अंदर बैठकर मथानी चला रहा है। तभी टॉयलेट का दरवाजा खुलता है और राम प्रसाद जी बाहर निकलते हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ था। अरे हटो, रास्ता छोड़ो। अरे भाई बहू, तू अंदर जा रहा है क्या? जरा जल्दी निकलना, मुझे फिर से जाना पड़ेगा। अरे राम राम, ये क्या हो गया इस घर को? मेरा तो कलेजा जल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पेट में तेजाब बह रहा हो। तभी रानी हाथ में एक बड़ी सी ट्रे लेकर आती है। ट्रे में गर्मा गर्म आलू पूरी और तली हुई मिर्च रखी है। अरे वाह, सब उठ गए, चलिए चलिए जल्दी नाश्ता कर लीजिए। आज मैंने स्पेशल बनारसी आलू पूरी बनाई है, एकदम देसी घी और ढेर सारे गरम मसाले डालकर। भाभी, भगवान के लिए रहम करो, आज तो कम से कम 1 गिलास नींबू पानी दे दो, पेट में बम फट रहे हमारे। अरे देवर जी, ये क्या बात हुई? गर्मी भर तो आप कहते थे भाभी उबली हुई घास फूस खिलाती है, मरीज वाला खाना देती है। अब जब मैं दिल खोल कर बना रही हूँ तो आप मना कर रहे हैं। कसम का सवाल है देवर जी, खाना तो पड़ेगा। अरे बहू, थोड़ा तो तरस खाओ, अब बुढ़ापे में पेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अरे पापा जी, आप ही ने तो कहा था बारिश आते ही जो मांगोगे वो बनाऊंगी। अब बारिश हो रही है तो मैं अपनी कसम कैसे तोड़ दूं, बोलिए। चौथे दिन का दृश्य। फूफा जी बिस्तर पर पड़े करा रहे थे। ओ भाग्यवान, हमें बचा लो, हम तो इलाज कराने आए थे, पर लगता है इस खाने से सीधा ऊपर ही पहुंच जाएंगे। मेरी 13वीं में खिचड़ी ही बनवाना। राम प्रसाद, इन्हें तुरंत अस्पताल ले चलो, इनकी हालत बिगड़ रही है। श्री जगन्नाथ जी, आप जब प्रतापगढ़ से आए थे तब तो सिर्फ हल्की सी ऐंठन थी। यह आपकी नई रिपोर्ट देखिए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आंतों में भयंकर सूजन है और पेट में एसिड बन चुका है। आखिर ऐसा क्या खा लिया आपने पिछले 4 दिनों में? डॉक्टर साहब क्या बताए, सुबह छोले भटूरे, दोपहर में मलाई कोफ्ता और रात को समोसे कचौरी। क्यों, आप मरीज है या किसी खाने की प्रतियोगिता में गए थे? अगर 2 दिन और ऐसा खाना खाया ना तो अस्पताल में परमानेंट बेड बुक करना पड़ेगा। इन्हें तुरंत सिर्फ उबली मूंग की दाल, दलिया और उबला पानी दीजिए, और साथ में ये सब दवाइयां टाइम से। फूफा जी की दवाई लेने के बाद सबने दवाई ली और अस्पताल से घर वापस आए। फूफा जी और बुआ जी चेहरे पर नाराजगी से भरे थे। घर के बाकी लोग भी पेट पकड़े बैठे थे। गायत्री, हम आज ही वापस प्रतापगढ़ जा रहे हैं। हम यहाँ इलाज कराने आए थे, पर तुम्हारी बहू ने तो मेरे पति को बीमार करने का पूरा इंतजाम कर दिया। ऑयली खाना खिला खिला कर मार ही डालती आज। तभी रानी रसोई से बाहर आती है, हाथ में फिर से बेसन के पकौड़ों की थाली। अरे बुआ जी, ऐसे कैसे जा रही है? अभी तो मैंने शाम के नाश्ते के लिए गर्मा गर्म पनीर और ब्रेड पकौड़े बनाए हैं। आइए आइए, सब लोग मिलकर खाइए। ना भाभी, हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ आपके। ये पकोड़े दूर रखो मुझसे, मुझे इलेक्ट्रॉल दे दो, इनो दे दो, पर ये पकोड़े मत दो। अरे बहू मान जा, अब डॉक्टर ने साफ साफ मना किया है। फूफा जी को उबली दाल चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे पापा जी, मैं तो आपकी और देवर जी की इच्छा पूरी कर रही थी। आप ही लोग तो कहते थे मैं आलसी हूँ, खाना बनाना नहीं आता, पानी जैसे दाल दे देती हूँ। अब मैं दिन रात मेहनत करके इतना बढ़िया खाना बना रही हूँ तो सब मुंह क्यों बना रहे हैं? गायत्री, देख रही हो अपनी बहू की बातें, मरीज इंसान को भी नहीं बख्श रही। मैं अभी के अभी जा रही हूँ यहाँ से। गायत्री देवी अब और चुप नहीं रह पाती। वो आगे आती है और बुआ जी के सामने हाथ जोड़ती है। अरे बुआ जी रुकिए, इसमें मेरी बहू रानी की कोई गलती नहीं है। गलती इस पूरे घर की है, गलती इस चटोरे वैभव की है, मेरी है और आपके भतीजे की है। पूरी गर्मी इस बेचारी बहू ने 45 डिग्री की धूप में रसोई में पसीना बहाया। हमने कभी उसकी तारीफ तो नहीं की, उल्टा हर बात पर ताने मारे। रोटी गोल नहीं बनती, पानी जैसी दाल बनती है। हमने उसका जीना दुभर कर दिया था। मम्मी, वो मैं तो बस। अरे तू तो चुप ही रह वैभव, तेरी चटोरी जीभ की वजह से आज पूरा घर दवाइयों के सहारे जी रहा है।
बहू ने तो गुस्से में आकर कसम खाई थी, क्योंकि हमने उसे तंग कर दिया था। उसने हमें सबक सिखाने के लिए ये सब किया, और सच कहूं तो हम इसी लायक थे। गायत्री देवी रानी के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। रानी बेटा, मुझे माफ कर दे। गर्मी में रसोई में काम करना कितना मुश्किल होता है, ये मैं भूल गई थी। अरे मम्मी जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मेरा मकसद किसी को बीमार करना नहीं था, बस आप सबको ये एहसास कराना था कि सादा खाना ही सेहत के लिए सबसे उत्तम होता है। रोज रोज तला बुना खाने से सिर्फ बीमारियां मिलती हैं। भाभी मुझे माफ कर दो। अब से आप जो भी बनाओगी, चाहे उबली लौकी हो या कद्दू, मैं चुपचाप खा लूंगा। बस मेहरबानी करके ये मसालेदार खाना बंद करवा दो। और मैं तो कहता हूँ, आग लगे इस 3 वक्त की बारिश के 2 वक्त वाले भारी खाने को। अरे वाह भाई, बहू ने तो एक दिन से कई शिकार कर दिए। हमारे पेट भी साफ कर दिए और घर वालों के दिमाग भी। आइए, सब खाना बन गया है, वो भी हल्का वाला। फूफा जी के लिए मूंग दाल की खिचड़ी और आप सबके लिए लौकी की सब्जी और गर्मा गर्म फुलके। जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, वरना मुझे अपनी कसम याद आ गई ना तो फिर से मैं मलाई कोफ्ते बना दूंगी। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठ जाता है। भाभी सच बता रहा हूँ, आज लग रहा है कि स्वर्ग का अमृत पी रहा हूँ। इस लौकी के आगे तो मलाई कोफ्ता भी फेल है। अरे वाह बहू, पेट में एकदम ठंडक पड़ गई। अरे राम प्रसाद, डॉक्टर सही कह रहे थे, असली ताकत तो इसी सादे खाने में है। रानी, आज से घर का नियम तय, हफ्ते में 6 दिन सादा खाना और सिर्फ 1 दिन कुछ चटपटा। और हाँ, रसोई में कोई बहू को ताने नहीं मारेगा, वरना अगर इसने दोबारा कसम खा ली ना तो अगली बार सीधे ऊपर की टिकट कटेगी। सुबह हो गई, चलो मम्मी को फोन कर देती हूँ। अरे बहू, मेरा फोन बज रहा है, जरा देख तो कौन है। मम्मी जी, ननद जी का फोन है, क्या करूं? अरे उठाकर मेरे सर पर रख दे। लेकिन मम्मी जी, आप तो पूजा कर रही हो। अरे भाई, फोन उठाकर बात कर ले। पायल फोन उठाती है और उसकी ननद कहती है, क्या कर रही हो मम्मी? ननद जी, मम्मी जी पूजा कर रही हैं, बताइए क्या काम है? कुछ नहीं। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रही थी, भैया जो आपके लिए चप्पल लाए ना, वो मुझे दे देना। क्यों? वो तो घर की चप्पल है। अरे मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसलिए, आखिर मेरे भैया लाया है ना। हाँ तो आप अपने भैया से मांग लो। पायल की बात को उसकी ननद ने जैसे चैलेंज के रूप में ले लिया और रोते रोते अपने भाई को फोन किया। हेलो भैया, भाभी क्या कह रही है ये? अरे क्या कहा पायल ने, और तू सुबह सुबह रो क्यों रही है? भाभी ने कहा था मैं तो अपने भैया से मांगू जो मांगना है। हाँ तो तू मांग ना, मुझसे क्या चाहिए बता। कुछ नहीं भैया, मेरा दिल टूट गया है अब। इतना कहकर कीर्ति ने फोन रख दिया और अजय तिल मिलाते हुए कमरे से बाहर आया। मेरी बहन को क्यों परेशान किया तुमने? अरे मम्मी जी यही है, पूछ लीजिए, मैंने कोई परेशान नहीं किया। अच्छा, वो रो क्यों रही थी फिर? अरे वो मगरमच्छ के आंसू है। हटिए, मुझे बहुत काम है। आपकी और आपकी बहन की बातें सुनने का टाइम नहीं है। बेटियों को अपने मायके के लिए जो प्रेम होता है वो शादी के बाद तक बना रहता है। कम होने का तो पता नहीं, लेकिन दिन पर दिन बढ़ता जरूर जाता है। इसीलिए तो कीर्ति हर चौथे दिन अपने मायके आ जाती है। मम्मी, ओ मम्मी। अरे ये कीर्ति की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है ननद जी आ गई। मैं दरवाजा खोलती हूँ। घड़ी में तो अभी 6 बज रहे हैं, इतनी सुबह कैसे आ गई? दरवाजा तो खोल दूं पहले? हाँ खोल, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर वो सबको उठा देगी। पायल दरवाजा खोलती और देखती है उसकी ननद जॉगिंग वाले कपड़ों में खड़ी थी। ननद जी, आप कहाँ से आ रही हैं? मम्मी है क्या? आपको क्या है? क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? ओफो भाभी, थोड़ा एक तरफ हो जाइए ना, मुझे मम्मी के पास जाना है। कीर्ति अपनी भाभी को एक तरफ करते हुए अंदर आ जाती है और आते ही अपनी माँ से चिपक जाती है। मम्मी, आपको कितना मिस कर रही थी मैं। अरे कल शाम को ही तो अरुण तुझे यहाँ घुमा कर ले गया है, अब फिर याद आ गई? मम्मी एक्चुअली ना मुझे याद आपकी नहीं भैया की आ रही है। भाभी भैया कहाँ है? सो रहे हैं। भैया की बिना पुरानी आदत है, शादी हो गई अभी तक नहीं बदली। कौन सी आदत? अरे मम्मी, आपको याद नहीं क्या, भैया की नींद तो मेरी आवाज के बिना खुलती नहीं। कीर्ति उछलते हुए अपने भाई के कमरे में आ जाती है। भैया उठो ना। अरे तू फिर आ गई? क्यों भैया, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लग रहा क्या? अरे ऐसा नहीं है छोटी, किस काम से आई है? आपकी बहुत याद आ रही थी तो जॉगिंग से सीधा यहीं आ गई। अब आप उठो, जागो और बात करो मुझसे। चल बाहर। अजय अपनी बहन को लेकर बाहर आ जाता है और दोनों आपस में गप्पे मारने लगते हैं। अजय जी, आपको ऑफिस के लिए तैयार नहीं होना है क्या?
अरे पायल, आज तो संडे है ना, आज तो हम मूवी देखने जाएंगे, भूल गई क्या? अरे यार, ये ननद जी के सामने क्यों बोल दिया। मूवी की बात सुनकर कीर्ति की आंखें चमक गई और वो बोली, अरे वाह भैया, अब नई वाली मूवी देखने जा रहे हो क्या? हाँ, वही वाली। तो उसमें भाभी क्या देख रही है? वो तो भाई बहन की बॉन्ड की कहानी है। चलो अब मुझे ले चलो। हाँ तो ठीक है, तुम भी चलो और पायल भी चल देगी। अरे भाभी क्या करेगी, फिर मम्मी अकेली रह जाएगी ना। हाँ वो भी सही है। अरे तो उन दोनों को घूमने जाने देना। तू अरुण के साथ कल मूवी देख कर तो आई थी, बहू क्या सोचेगी। अरे तो मैं क्या डरती हूँ किसी से? पायल को अपनी ननद के ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा पी लेती है। भाभी मैं ले जाऊं क्या भैया को? हाँ ले जाइए, मैं क्या ही बोलूं ननद जी। अच्छा भाभी आप अपना सूट दे दीजिए, मैं तो साथ में कुछ लाई भी नहीं हूँ। आइए आपको दिखा देती हूँ। अरे देखना क्या, वो जो भैया 1 मंथ एनिवर्सरी पर लाए थे ना, वही चाहिए मुझे। पायल का मूवी प्लान कैंसिल हो गया और वो घर में ही रह गई। जब देखो ननद जी बीच में आ जाती है, मुझे तो समझ में नहीं आता फिर ससुराल में करती क्या है ये। बहू खाना बन गया क्या? जी मम्मी जी बन गया। मम्मी जी मैं शाम को अजय जी के साथ शॉपिंग पर हुआ हूँ। अरे बहू मुझसे क्या पूछ रही है, अजय को पूछ ले। ठीक है। शाम को अजय और कीर्ति मूवी देखकर लौटे तो पायल तैयार ही बैठी थी। भाभी आप कहाँ जा रही है? अरे वो हम दोनों को शॉपिंग पर जाना है। अच्छा भैया मुझे भी ना मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना था। ठीक है, फिर मैं तुम्हें ससुराल भी छोड़ दूंगा। क्या भैया, ये घर मेरा नहीं है क्या? मैंने सोच लिया है मैं 2-4 दिन रुक कर ही जाऊंगी अब। ठीक है बहना, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब चले मार्केट। तीनों मार्केट आ जाते हैं और मार्केट आते ही कीर्ति हर चीज पर हाथ रखने लगती है। सुनिए ना अजय जी, ये सूट कैसा लगेगा मुझ पर? बहुत अच्छा, ये कलर काफी प्यारा लग रहा है, ले लो। भैया आपको नहीं लगता वो कलर मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा? अरे तो तुम ले लो। लेकिन ये मैंने अपने लिए पसंद किया है। अरे तुम दूसरा देख लो ना, इतनी बड़ी दुकान है। हाँ भाभी और नहीं तो क्या, मेरे भैया ने ये सूट मुझे दे दिया है। पायल चुप रहती है और सभी घर जाने लगते हैं। तभी कीर्ति आइसक्रीम खाने की जिद करने लगती है। भैया मुझे आइसक्रीम खानी है, चलो ना दिलाओ ना। अरे अभी घर जाने के लिए लेट हो रहा है ना। ना भैया मुझे खानी है, भाभी को गोलगप्पे खाने थे तो आप आधी रात में भी ले आए थे। अरे दीदी क्या अभी? अच्छा ठीक है, लाता हूँ। वही तो, भाभी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, मुझे क्यों होने लगी प्रॉब्लम। सब लोग घर वापस आते हैं और पायल अपने कमरे में चली जाती है। मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप मालिश कर दो जरा। अभी बाहर से बाम लेकर आता हूँ, फिर कर दूंगा। अजय बाम ढूंढते हुए बाहर आता है। मम्मी बाम कहाँ रखा है? पायल के सिर में दर्द है। भैया भाभी के सर में बाद में मालिश कर देना, पहले मेरे कर दो, ये रखा बाम। अरे तुझे क्या हुआ अचानक? क्या भैया, मेरे सर में दर्द नहीं हो सकता क्या? भाभी की ही चिंता है आपको तो। अरे नहीं ऐसा नहीं है, आ जाओ तुम्हारे सिर में बाम लगा दूं। पायल कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी। ये कहाँ रह गए? बाम लेने फैक्ट्री में चले गए क्या? वो बाहर आई तो देखती है ननद जी अपने सर में मालिश करवा रही है। भाभी वो भैया अभी मेरे सर में बाम लगा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, आराम से बैठिए। पायल गुस्से में ही अपने कमरे में आ गई और जब अजय कमरे में आया तो सारा गुस्सा उस पर ही फूट पड़ा। ननद जी की शादी हो गई, अब अपने ससुराल से ज्यादा तो वो यहाँ रहती है। मैं भी अपने मायके निकल जाऊं क्या? अरे क्या हुआ, इतना भड़क किस बात पर रही हो? क्यों ना भड़कू, हर वक्त ननद जी बीच में आ जाती है। बीच में? अरे वो मेरी बहन है। रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। पायल चुपचाप पीठ फेर कर सो जाती है। अगली सुबह जब सभी नाश्ता करने बैठे तो दरवाजे की घंटी बज उठी। लगता है अरुण जी आ गए। आपको कैसे पता? उनकी गाड़ी के हॉर्न से पता चला। आपको कैसे पता होगा, सबसे ज्यादा तो हम ही सुनते हैं ना। खूब समझ रही हूँ भाभी, आप क्या कहना चाहती है? अरे मैं तो कुछ बोली भी नहीं। अब तुम दोनों बातें ही करती रहोगी या दरवाजा भी खोलेगा कोई? हाँ खोल रही हूँ। पायल दरवाजा खोलती है और देखती है सामने कीर्ति का पति अरुण ही खड़ा था। कहिए नंदोई जी। मेरी बीवी जी है क्या यहाँ? और कहाँ होती है, आप उन्हें कहीं घुमाने ले जाइए ना, रोज यहीं आ जाती है। भाभी मेरी बुराई हो गई तो अब अंदर भी आने दीजिए उन्हें। अरे मैं घुमाने ही तो आया हूँ, चलो हम सब पिकनिक पर चलते हैं, छुट्टी लेकर आया हूँ मैं। क्या बात है दामाद जी, आप तो बड़े जोश में आए। हाँ मेरी बीवी को देखकर जोश आ जाता है मुझे। चलो सब तैयार हो जाओ। आप लोग जाइए। अरे चलते हैं ना, तुम मना क्यों कर रही हो?
भैया भाभी का मन नहीं है तो रहने दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी। सभी लोग तैयार होते हैं और एक अच्छी सी जगह पर पिकनिक के लिए जाते हैं। पायल, लाओ तुम अपने सैंडल मुझे दे दो, चलने में दिक्कत हो रही होगी ना। हाँ कीर्ति, तुम्हें तो नहीं हो रही है ना दिक्कत? भैया आप तो सब कुछ भाभी के लिए करते हैं, मेरे पैर तो कब से दुख रहे हैं, आपने मेरे सैंडल नहीं मांगे। लाओ दे दो। अरुण कीर्ति का मुंह देखता रह गया और चुपचाप चलने लगा। कितना भी करो कम ही लगता है इसे तो। कुछ बोले क्या आप? नहीं नहीं। सभी लोग आराम से बैठ जाते हैं और अजय पानी की बोतल पायल को देकर कहता है, पायल ये लो पानी पी लो, देखो कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। थैंक यू। पायल पानी पीती उससे पहले ही कीर्ति ने बोतल छीन ली और बोली, हाँ बहुत गर्मी लग रही है मुझे भी। मुझे तो देखो भैया, शादी से पहले तो हर चीज में मुझे आगे रखते थे। अरे क्या तू भी, ले पी ले पानी। ये लो कीर्ति जूस। अरुण जी कितने अच्छे हैं आप। अरे भैया ये क्या, ये बिस्किट तो मुझे पसंद है। अरे मैं भी लाया हूँ। भैया ये वाला मुझे दो। भाभी मैं खा लूं, आप तो क्या ही खाओगी। हाँ मुझे वैसे भी बिस्किट पसंद नहीं है। पायल उठकर खड़ी हो जाती है और टहलने लगती है। अजय भी उसके साथ उठता है और अजय को देखकर कीर्ति भी खड़ी हो जाती है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? भैया भाभी को जाने दो ना। मुझे भैया के साथ घूमना है, भाभी बोर कर देगी भैया को। अरे तुम मेरे साथ घूम लो ना। देखो मैं तुम्हारे लिए ये वाली चिड़िया लाया था, हमने नीचे से खरीदी थी ना। अरे भैया भाभी को क्या दे रहे हैं? कीर्ति अपने पति अरुण को नजरअंदाज करती है और भाई भाभी के पास आ जाती है। भैया ये क्या इतनी सुंदर चिड़िया? हाँ अरुण ने भी ऐसी ही खरीदी है, उसके पास भी होगी। नहीं भैया मुझे ये वाली दो, भाभी को तो शायद आएगी भी नहीं। कीर्ति ने अजय के हाथ से चूड़ियां ले ली और वहां से चली गई। पायल पैनी नजरों से अजय की तरफ देखने लगी। छोटी है, बाद में सब समझ लेगी। समझ में तो मुझे आ गया है, कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं ही आप भाई बहन के बीच में आ गई हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है। घर जाना है मुझे, चलिए। अजय और पायल के बीच में झगड़ा होने लगा था, जिस वजह से दोनों कीर्ति और अरुण को छोड़कर घर आ गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद कीर्ति भी दौड़ी दौड़ी घर आई। भैया आप मुझे छोड़कर क्यों आ गए? अरे वो पायल को अच्छा नहीं लग रहा था ना, इसलिए। अच्छा, भाभी ने तो पूरी वाइब ही खराब कर दी पिकनिक की। अरे कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे। अच्छा अब घर चले? तो चलो ना, मैं कब मना कर रही हूँ। कीर्ति अपने घर लौट जाती है और पायल थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन उसके लिए राहत की सांस ज्यादा देर तक टिकी नहीं। अगले दिन जब वो अजय के साथ बैठी हुई थी, सुनिए ना, मुझे अपने मायके जाना है। आपने कहा था मुझे सोने की चूड़ियां दिलवा देंगे, अब कब दिलवा रहे हो? सावन में मायके में वही पहनकर जाऊंगी। अरे मैं तो भूल ही गया था, चलो कल चलते हैं, आज बिजनेस का थोड़ा काम देख लो। ठीक है, ननद जी ना आ जाए बस। अरे वो क्यों आएगी, तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। पायल अपने काम में लग जाती है। इधर अरुण अपनी पत्नी कीर्ति से कहता है, सुनो ना, मैं सोच रहा था हम लोग इस बार एनिवर्सरी मनाने के लिए गोवा चलते हैं। अरे भैया भाभी की भी तो एनिवर्सरी आ रही है, रुको मैं उन्हें फोन कर लेती हूँ। अरुण अपना माथा पीट लेता है और चुपचाप बाहर निकल जाता है। कीर्ति अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ बेटा क्या हुआ, कैसे फोन किया? मम्मी वो भैया भाभी को कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? अभी तो उसे सोने की चूड़ियां दिलवाने ले जाएगा, और कहाँ। सोने की चूड़ियां? भैया तो मुझे बिल्कुल भूल ही गए, मैं अब भी आ रही हूँ। कीर्ति फोन रख देती है और बाहर जाने लगती है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। भैया भाभी के लिए सोने की चूड़ियां लाने जा रहे हैं और मुझ पर तो ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है जाओ। इस बार अरुण ने कीर्ति को रोकने के लिए सोचा भी नहीं और कीर्ति अपने भाई के घर आ गई। भैया भैया कहाँ हैं आप? ननद जी आप अचानक से आज कैसे आना हुआ? मुझे अरे भाभी मुझे भैया से काम है, वो कहाँ है? वो अंदर है। कीर्ति सीधा अपने भाई के पास जाती है और सामने हाथ करके कहती है, कहाँ है? क्या? मेरे लिए सोने की चीजें। अचानक से ये सब क्यों मांग रही हो? अच्छा भैया, भाभी के लिए सब कुछ, मेरे लिए कुछ नहीं। हाँ, आपकी छोटी बहन हूँ मैं। हाँ तो रक्षाबंधन पर दूंगा ना तुझे। मुझे आज चाहिए अभी। अरे यार, ये जिद करने की आदत गई नहीं तेरी। अभी तेरी भाभी को एनिवर्सरी पर दिलवाऊंगा, तब दिला दूंगा तुझे भी। एनिवर्सरी तो मेरी भी आ रही है। अरुण जी पक्का कोई बड़ा फंक्शन करेंगे और गोवा ले जा रहे हैं। मैंने तो पिछली बार कहा था उनसे कि इस बार मुझे सोने का हार चाहिए। खुद की ससुराल में कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरी खुशियों में आग लगाने आ जाती है। किसी को दिखाई क्यों नहीं देता कि ये नॉर्मल नहीं है? भाभी आपने क्या सोचा है एनिवर्सरी का?
मैंने कुछ नहीं सोचा। हम पहले आपकी सेलिब्रेट कर ले, फिर देखते हैं कुछ। पायल की बात सुनकर कीर्ति हंसने लगती है और अपने पति की तारीफ में लग जाती है। बेटा कीर्ति, ससुराल नहीं जाना क्या? अरुण जी आती होंगे लेने। आप आ तो अकेली जाती हैं, फिर वापस ले जाने के लिए अरुण जी क्यों लगते हैं आपको? क्या भाभी, अभी क्या मजाक कर रही है? अभी आ जाएंगे वो। परसों एनिवर्सरी है हमारी, तैयारी भी तो करनी है। कीर्ति अपने पति के इंतजार में हॉल में बैठी हुई थी। कभी वो दरवाजा देखती, कभी फोन। अरे तो कर लेना फोन, क्या हो गया? अरे मम्मी वो बिजी होंगे ना, इसलिए तो अभी तक आए नहीं, शाम को आ जाएंगे पक्का। नाना जी आपके लिए चाय बना दूं? नहीं नहीं, अभी मन नहीं है। पायल हटो, आज चाय मैं बनाऊंगा। मैंने फोन में ना मसाला चाय की रेसिपी देखी थी। ठीक है, बनाइए आप। भैया आपने कभी मेरे लिए तो नहीं बनाई? क्या तू भी मेरे लिए करती रहती है? जब उसकी शादी नहीं हुई थी और तू भी यहीं थी, तब वो करता था ना तेरे लिए। अब तो उसे अपनी पत्नी के लिए करने दे। मम्मी ये तुम क्या बोल रही हो? वही बोल रही हूँ जो तुझे समझ में नहीं आ रहा। वो तो तेरी भाभी अच्छी है जो कुछ कहती नहीं। अरे मम्मी जी रहने दीजिए ना आप। कुछ भी बोलते हो आप सब। मेरे भैया है, कोई पड़ोसी के नहीं। कीर्ति के सर से सारी बातें निकल जाती है। शायद उसे कुछ समझ में नहीं आया। शाम हो जाती है, अभी तक अरुण उसे लेने नहीं पहुंचा था। मम्मी मैं चलती हूँ, शायद ये कोई काम में फंस गए होंगे। कीर्ति अपने आप घर चली जाती है और अरुण से कहती है, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैं थोड़ा काम में व्यस्त था। अच्छा, कहीं ये सरप्राइज प्लान तो नहीं कर रहे? अच्छा करने देती हूँ। वो मन ही मन खुश हो रही थी। एनिवर्सरी वाला दिन आता है, लेकिन सब कुछ शांत था। ये अभी तक सो रहे हैं, कुछ प्लान ही नहीं किया क्या इन्होंने? कीर्ति मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा, शायद शाम की फ्लाइट होगी, मैं बैग पैक करके रखूंगी। शाम को अरुण वापस आया तो कीर्ति को तैयार देखकर बोला, तुम कहाँ जा रही हो? हम लोग गोवा जा रहे थे ना एनिवर्सरी के लिए। नहीं तो हम नहीं जा रहे। लेकिन क्यों? मैंने तो सबको बोल दिया, अब क्या बोलूं? कुछ मत बोलो। लेकिन हम क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ना। हर बार तुम्हें वही देखना है कि तुम्हारे भैया क्या कर रहे हैं भाभी के लिए। मेरे एफर्ट्स तो दिखाई नहीं देते। नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। वैसे तुमने कभी सोचा भी है कि तुमने अपने भाई भाभी के कितने मोमेंट्स खराब कर दिए? सॉरी क्या, जाओ अपने मायके ही जाओ। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे अपने पति का साथ चाहिए। आज के बाद कोई गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। पक्का? पक्का। तो चलो फिर बैग लाओ, हम गोवा जा रहे हैं। एक मिनट, भाभी को कॉल कर दूं। कीर्ति अपना फोन उठाती है और भाभी को कॉल लगाती है। हेलो भाभी। बताइए ननद जी, कब आ रही हैं आप? अरे भाभी, अब तो सीधा रक्षाबंधन पर आऊंगी। और सॉरी, जाने अनजाने में मैं ये भूल गई थी कि हर रिश्ते का एक समय होता है। नए रिश्तों को जगह देनी पड़ती है। आपका टाइम खराब करने के लिए सॉरी, दिल से। कीर्ति इतना कहती है और फोन रख देती है। उसे अब समझ में आ चुका था कि उसने गलती की है, लेकिन कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते।